नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए मीडिया की चौपाल। जी हां, मीडिया की चौपाल के इस कार्यक्रम में हम धमतरी जिले के जागरूक और वरिष्ठ पत्रकारों का बेबाक नजरिया रखेंगे। लेंगे खाकी के कामों की खाता बही, समझेंगे कि जिले में जुर्म का ग्राफ आखिर क्यों आसमान छूता जा रहा है। जानेंगे कि धमतरी शहर में ट्रैफिक की क्या हालत है और सामाजिक बुराइयों पर कितना लगाम लग पाया है। हमारे साथ हैं डिलक्स टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी, नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा से। दीप शर्मा जी बताएंगे कि धमतरी शहर में ट्रैफिक का क्या हाल है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जब कभी भी चालानी कार्रवाई होती है तो शहर के रसूखदार इस घेरे से बच जाते हैं, लेकिन गांव से आने वाले लोग इसके लपेटे में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं खाकी के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि पुलिस जो है वो बायस्ड है और कमज़ोर लोगों को निशाना बनाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यातायात व्यवस्था से हमने शुरू किया है। किसी भी शहर या कस्बा या बड़ा शहर या कैपिटल अपन मान लें, राजधानी को मान लें, अगर वहाँ की व्यवस्था को देखना है, वहाँ की सुंदरता को देखना है, या उस किसी पर्टिकुलर या किसी शहर के बारे में अपने को कोई धारणा बनाना है, तो सबसे पहले देख लीजिए वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के बाद अपने आप आदमी के मन में इस तरह के जहन में सवाल आते हैं कि ये शहर बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और धमतरी में यह जब से हमने पत्रकारिता शुरू की है तब से हम देख रहे हैं कि धमतरी की ट्रैफिक व्यवस्था वैसी की वैसी बदहाल है और आज भी बदहाल है। उसमें किसी तरह का कोई भी सुधार नहीं हुआ आज तक। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी धमतरी शहर में जब बसाहट शुरू हुई तो यहाँ के प्रशासनिक अमलों ने या राजनीति से जुड़े लोगों ने कभी भी जब कोई होटल बना, कोई लॉज बना या कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना, तो पार्किंग व्यवस्था को उन्होंने ताक पे रख के उसका निर्माण किया। लिहाजा आज भी पार्किंग व्यवस्था की बेहद कमी हमारे शहर के अंदर में है, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर के मध्य में, शहर के बीच में तन चुकी है। यदि पार्किंग व्यवस्था उसमें अगर सही किया जाता तो आज इस तरह की व्यवस्था यातायात को लेकर तो कम से कम नहीं आते हैं, सवाल खड़े नहीं होते। और जहाँ तक बात यह है कि पुलिस या खाकी पे सवाल, तो ये शुरू से भी इस तरह के सवाल उठते रहे या उनके में इस तरह के छींटे लगते रहे कि रसूखदार लोगों को छोड़ दिया जाता है, गरीब तबके के लोग या खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन पर चलानी कार्रवाई करना या उन पर प्रेशर दबाव बनाना, ये इस तरह के कार्य शुरू से चले आ रहे हैं और आज भी यथावत है वो। भाई, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि इसी स्टूडियो में पुलिस के एक आला अफसर ने ये कहा गया था, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जितने भी बाइक राइडर्स हैं जो हाई स्पीड चलाते हैं उनके ऊपर सख्त लगाम लगेगा करके, लेकिन देखा जा रहा है कि गांव से आने वाले लोगों पर तो ये चालानी गाज गिरती है। आज तक के एक भी बाइक राइडर्स सदर बाज़ार में आप देखेंगे फर्राटे से भरते हुए 70-80 की स्पीड में निकल जाते हैं, जो खुद के लिए कहीं न कहीं जोखिम भरा है और दूसरों के लिए भी खतरनाक है। निश्चित। इस पर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? निश्चित, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है देवेंद्र भाई। आपने ये बाइकर्स की शिकायत लंबे समय चली आ रही है और ख़ासकर शाम के समय में जो बाइकर पूरी स्पीड के साथ चलते हैं, तो एक तो वैसे हमारे शहर में जो मेन सड़क है उस पर हमने डिवाइडर बना दिया है। डिवाइडर बनाने के बाद जगह बहुत संकुचित हो गई दोनों ओर, और उधर से मान लो कोई एक बड़ी वाहन आ जाए या बाइकर्स ही आ जाए तेज स्पीड से चलाते हुए, तो दुर्घटना होना असंभावी है। और ये हमने कई बार देखा कि दुर्घटना उसी वजह से होता है। कई बार हमने समाचार पत्रों के माध्यम से यह बात भी उठाई है, लेकिन ना जाने क्यों कार्रवाई नहीं होती है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात मैं आपका ध्यान इसलिए और भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही हम धमतरी शहर में प्रवेश करते हैं, मसीह अस्पताल या उसके पहले शुरू होता है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, स्कूलें, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, प्रतिष्ठानें इस तरह के हैं, लेकिन फिर भी जो बस हैं, ट्रक हैं, प्रेशर वाहन का उपयोग करना बंद नहीं किया आज भी, जिसकी वजह से वहाँ भी लोगों को परेशानी होती है और सड़क पर चलने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। तो इस ओर चाहे बाइकर्स हो या प्रेशर वाहन हो, इस ओर पुलिस प्रशासन को तो बहुत
त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है या मुझे महसूस हो रहा है। मतलब कानून के हाथ लंबे हैं, ये सिर्फ कथा कहानी और पुस्तकों में निश्चित तौर पर है ना, कहीं जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देता। रज्जाक भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। बीते 2019 में धमतरी में 22 कत्ल के वारदात हुए, 2020 में अब तक के 17 कत्ल हो चुके हैं, सीरियल चोरियां हो रही हैं, लूट के वारदात थाने के अंदर से अंजाम दिए जा रहे हैं। ये क्या बताता है कि खाकी कहीं है या गुनाहगारों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं? सही बात है, पिछले कुछ सालों से धमतरी में अपराध तो बहुत बड़े हैं, खास करके हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी घटनाओं में तो इजाफा हुआ है। और साल दर साल अपन देख रहे हैं आंकड़े, तो उस आंकड़ों के मुताबिक हत्या का जो मामला है, एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही है, ये कमज़ोर पुलिस प्रशासन की पकड़ है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से कड़ाई बरतना चाहिए था, उस तरीके से नहीं बरत पा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिंगला राज हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लगातार 6 लोगों की हत्याएं हुई, और उस हत्या के 3 साल के बाद जो सीरियल किलर था जितेंद्र धुरू, 3 साल लग गए उसको पकड़ने में, और 3 साल के बाद एक हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ। और अभी भी 3 ऐसे मामले हैं, जिसमें गोइन ठिम्बर का मामला है, गुंगरेल का, उसकी हत्या हुए करीब 1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक पुलिस उसके मौत के ऊपर बड़े रहस्य के पर्दे को हटाने में नाकाम रही है। दूसरी 2 और मामले हुए हैं, जिसमें काटा कुरीडी में एक महिला को उसके घर में जला दिया गया है। एक के बाद ये हत्याएं जो हो रही है, धमतरी जैसे शांत क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें पुलिस का निकम्मापन मुझे ज़्यादा लगता है। पुलिस अगर चाहे, पुलिस एक्चुअल में ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने कंट्रोल कर लिया है करके, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर धमतरी में नहीं है। धमतरी ज़िले की स्थिति ऐसी हो गई साहब कि भिलाई के बाद अब जिस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं धमतरी में, ये तो आम नागरिकों को सोचना चाहिए आगे चल के क्या स्थिति होगी। अगर यही सिलसिला अगर बरकरार रहा तो धमतरी में जो कभी अमन चैन का शहर माना जाता था, इस शहर में सांस लेना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि नए नए प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं धमतरी में। जो भी पुलिस अधिकारी आता है वो ये मीटिंग ले लेंगे, मीटिंग लेने के बाद ये कहेंगे कि भैया हमने क्राइम को कंट्रोल कर दिया, लेकिन धमतरी में क्राइम कंट्रोल में नहीं हो रहा है। धमतरी में क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और विशेषकर हत्या, लूट और डकैती। इसी धमतरी ज़िले में बलात्कार की आज तक की तारीख में 95 मामले हो चुके हैं, और 95 बलात्कार के मामले होना ये धमतरी जैसे शहर के लिए बड़ी चिंता का विषय तो है। रज्जाक भाई, इसी संबंधित एक सवाल है कि थाने के बाहर ये लिखा रहता है परित्राणाय साधु नाम। हाँ, मतलब जितने भी सज्जन हैं, पुरुष हैं, उनके लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी करके। लेकिन ये देखा जा रहा है धमतरी जिले में आम आदमियों की बात ही छोड़िए, पत्रकार जब पुलिस के अफसरों को फ़ोन लगाते तो वो फ़ोन उठाने के लिए राजी नहीं होते। तो ऐसे में ज़िले की जनता कैसे आश्वस्त हो सकती है कि उनके एक कॉल पर पुलिस आ जाएगी उनकी मदद के लिए? बिल्कुल सही है देवेंद्र भाई। हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा था कि पुलिस और मीडिया एक दूसरे के अंग है, और पुलिस को चाहिए कि वो अपनी छवि को सुधारे करके, और पूर्व में ऐसा प्रयास भी किया गया था कि अपनी वर्दी की चमक को ये बढ़ाए करके, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस अपनी वर्दी को दागदार कर रही है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फ़ोन उठाने की बात, धमतरी ज़िले में 14 थाने और 2 चौकी है। आज पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि भैया हम तो पूरे धमतरी ज़िले के तमाम थानों और चौकियों को हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन आप अभी फ़ोन लगाइए अकला डोगरी थाने में, आप अभी लगाइए अजास के थाने में, कोई वहाँ पर डाटा नहीं है, ना कोई ऑनलाइन हुआ है वहाँ का। ये सरासर झूठी बातें जनता के बीच प्रचारित करते हैं। सुधीर भैया, मैं आपसे एक सवाल ये था, पुलिस जैसे कि हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, वारदातों को, जो बड़े क्राइम हो उसे रोकने में तो असफल रही है। सामाजिक बुराइयों के मामले में भी पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। चाहे अगर हम बात करें जुआ सट्टे की या नशे के कारोबार की, तो ये एक दृश्य सामने आ रहा है कि पहले, आज से 2 साल पहले जितना जुआ सट्टा पैर पसार चुका था, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति है अभी। आप क्या मानते हैं इसको? जुआ सट्टा, शराब, ये तो पुलिस की एक संरक्षण का एक परिणाम है। धमतरी शहर नहीं, धमतरी जिला, चाहे कुरुद हो, कुरुद तो सटोरियों का राजधानी हो गया है। वहाँ दिग्गज नेता के होते हुए भी खुलेआम वहाँ
सट्टा का खाईवाल जिले ही नहीं वरन आसपास के जिलों का सट्टा को बेधड़क और बेढंग से जिस ढंग से वो चला रहा है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि राजभानु जी के आने के बाद धमतरी ही नहीं कुरुद और मगललोड जैसे बहुत से बड़े क्षेत्रों में इन्होंने जिस ढंग से सटोरियों को और जुआड़ियों को धर दबोचा था तो ऐसा लग रहा था कि इसमें अंकुश लगेगा, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि खुलेआम इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। जब पुलिस यहाँ इनके पकड़ने की ये बनाती योजना तो कुछ पुलिस के कर्मी उन्हें सूचना दे देते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं या पकड़ने आ रहे हैं, तो उससे क्या है ये असफल हो जाते हैं। असफल का कारण ही पुलिस है और सफलता के लिए पुलिस ने कभी भी प्रयास नहीं किया, बल्कि अभी तो कुछ समय पूर्व ऐसे सुना गया था कि एक जनप्रतिनिधि ने पुलिस अधिकारी के बीच में एक सटोरियों को रख कर उससे लेन देन की बात फिक्स कराई। अच्छा। और वो लेन देन इतना अच्छा फिक्स हुआ कि वो खुलेआम एक गांव के सरहद में बैठ के आसपास के लोगों का सट्टा खाने का काम कर रहा है, जो अनवरत जारी है। मैंने अभी पिछले कुछ अंकों में अपना समाचार पत्र में सट्टा जुआ के खिलाफ मैंने मुहिम चलाई थी। उसमें मुझे कुछ फ़ोन ऐसे आते थे कि बहुत अच्छा है चलाओ, और कुछ फ़ोन ऐसे आते थे भैया रोक दो अपन देख लेंगे। अरे जब तुम पुलिस को देख रहे हो तो हमसे क्या उम्मीद करते हो? हम कलम को कभी नहीं रोकेंगे सट्टा और जुआ और किसी भी अपराध के खिलाफ, और ये जंग जारी रहेगा। और आने वाले समय में हम विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी अपने कलम को बिकने नहीं देंगे। रज्जाक भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। इसी स्टूडियो में एक पुलिस के आला अफसर आए हुए थे और जब हमने उनसे इस बारे में सामाजिक बुराई को दूर करने के बारे में बात की तो उनका कहना था कि आप सूची सौंपिए। सबसे ज़्यादा एक हास्यास्पद बात यह है कि मीडिया का काम नहीं है कि वो सटोरियों को सूची सौंपे। ये काम पुलिस का है, अपराधों पर नियंत्रण लगाना, अपराध को उजागर करना मीडिया का काम है। फिर भी हमने एक नागरिक का और एक सजग पत्रकार होने का दायित्व निभाया और सूची सौंपा। तो उस समय ये कहा गया था कि ऑन कैमरा कि 3 दिन के भीतर सटोरिये शिकंजे में होंगे। लेकिन वो 3 दिन आज कम से कम 1.5 से 2 माह बीत चुके हैं, एक भी सटोरिया फंदे में नहीं आया। ये वाकया क्या किस ओर संकेत करता है आपके नज़रिए से? नहीं, यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आप क्या जवाब दोगे? निश्चित तौर पर ये मिली भगत है जी, मिली भगत है। मैं यहाँ पे इस मीडिया की चौपाल में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे बीच में दीप शर्मा जी भी हैं, सुधीर गुप्ता जी भी हैं। आपने स्वयं देखा, मेरे साथ में आप बिरेझर चौकी गए हुए थे। वहाँ पर यह कहा गया जी कि हमको आला अफसर का मैसेज आया था जी कि आप थोड़ा देख लेना। दीप भाई, इस बात को बेबाकी और निर्भीकता से मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस के एक आला अफसर को हमने पॉइंट दिया कि यहाँ पर जुआ चल रहा है, यहाँ पर रेड करिए आप। निश्चित तौर पर वहाँ पर जुआड़ी पकड़ाएंगे और बहुत भारी पैमाने पर जुआ हो रहा है। लेकिन बजाय उस आला अफसर ने रेड करने के, कोई कार्रवाई करने के या संबंधित चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी को ताकीद करने के, उन्हें सूचित कर दिया, और वो भी मित्रवत की देख लो क्या हो रहा है, मैनेज करो। ये वाकया आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने, चौकी प्रभारी ने हमको बताया, वो ये नहीं जानते थे कि शिकायत हमारी है। उन्होंने हमें ही बताया कि किसी ने फर्जी शिकायत कर दिया था, तो मेरे पास आ गया था, देखो भाई क्या हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये स्थिति है जुआ और सट्टे की, तो इसमें कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सुधीर भैया, मैं एक बात को ऑन कैमरा बेबाकी से कहना चाहूँगा कि एक सटोरिया मेरे पास आया था और उन्होंने कहा मैं आशीर्वाद चाहिए आपका। तो मैंने पूछा किस टाइप का आशीर्वाद? तो बोले हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं मीडिया हूँ, कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। तो उनका जवाब यह था कि खाकी को तो हमने सेट कर लिया है, अब आपकी बारी है। ये उनका जवाब था। मैंने हाथ जोड़ के कह दिया, इस टाइप के अपराध को, जिसमें गरीब वर्ग और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता कोड है पूरा, मैं इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर खाकी सेटिंग है तो आप क्या बात चले, या हम लोग मीडिया वाले क्या कर लेंगे? ये स्थिति है। अजीब अजीब सी विडम्बना है। विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना। ये अधिकतर आप लोग भी देखते होंगे, जब कभी मीडिया अखबारों में छापती या चैनल में दिखाती है तो 2 दिन के लिए एक कार्यवाही होती है, लेकिन कौन? प्यादे ही पकड़े जाते हैं। आज तक के मैं आप लोग
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने हैं, मेरे को आप 20-30 साल का कोई डाटा बता दीजिए कि बहुत बड़ा कोई खाईवाल पुलिस की गिरफ्त में आया हो। पुलिस आखिर ये क्यों नहीं जान पाती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक माना जाता है कि अगर एक शहर में पुलिस वाला खड़ा है तो कोई मंदिर से चप्पल नहीं चुरा सकता। तो ये नशे का कारोबार कैसे चलता है, ये जुए का कारोबार कैसे चलता है, बेखौफ सट्टा कैसे चलता है, ये किस ओर इशारा करता है? उसका जवाब सुधीर भाई साहब ने बहुत अच्छे से ढंग से दिया कि आला अधिकारी तो छापा मारने पहुंचते हैं, लेकिन जो निचले कर्मचारी हैं उनके माध्यम से सूचना पहले वहां तक पहुंच जाती है। ये भी सुधीर भाई ने कहा इस बात को। अब वास्तव में हम कई सालों से इस बात को देख रहे हैं। छापा जरूर पड़ता है, लेकिन खाईवाल भूमिगत हो जाता है, खाईवाल फरार हो जाता है, या छोटे खाईवाल शिकंजे में फंसता है, बड़ा खाईवाल आज तक नहीं फंसा। धमतरी में रज्जाक भाई, दीप भाई, धमतरी में 5-7 ऐसे चुनिंदा स्थान हैं। बनियापारा चौक, वहाँ जो एरिया है वहाँ करीब 30-35 बच्चे, मतलब बच्चे ही बोला जाए हमारे उम्र के हिसाब से, वो बच्चे खाईवाली का काम करते हैं और जाके एक मेन खाईवाल को देते हैं जाके। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रत्नवांधा चौक, लाल बगीचा, आपका रामबाग चौक, सभी जगह फैला हुआ है। रामबाग चौक में तो वहाँ से मुझे मतलब फ़ोन भी आया था ये न्यूज़ छपने के समय, उनके कुछ शुभचिंतकों का, अरे यार सुधीर भाई थोड़ा देखना। अरे हम लोग क्या देखें भैया, कुछ देख ही नहीं पाते, कर को तो छापते हैं हम लोग, जिसको देखना चाहिए वो देख, और जो हमको देखना चाहिए वो देख नहीं रहे। तो सीधी सीधी बात ये कहें, चाहे यातायात व्यवस्था हो, धमतरी की मतलब जीर्ण शीर्ण यातायात व्यवस्था, दिन भर घूमेंगे इन लोग, लेकिन लेफ्ट राइट का कभी पता नहीं। हमारे धमतरी की जनता बहुत हद तक उसमें मतलब कसूरवार हैं। यहाँ क्या है, लेफ्ट से अपने को निकलना है, वो लेफ्ट पूरा भरा रहता है, कभी आप नहीं निकल पाओगे। है ना, बिल्कुल सही। आराधना जलेबी भंडार के सामने, भगवती होटल के सामने, आपका ये मस्जिद के पास, ये हमेशा यहाँ 4 व्हीलर खड़े रहेगी। क्या करती है उस समय यातायात प्रभारी, है ना। और छोटे छोटे गांव वाले को, लोगों को टिबल सवारी डबल सवारी को कोंटे में ले जाके सेटिंग करना, बात करना, लेन देन करना, बस वही काम है। रात को 9 बजे तक, यानी सुबह शाम 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा गाड़ी ऐसे कोंटे में खड़े करेगी, और वहाँ खड़े करके सिर्फ बड़े गाड़ियों को बुला के सेटिंग करना, ये करना, बस यही काम, दूसरा काम ही नहीं है वहाँ। बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे को वो करने के बजाय बहुत सारे उसमें दुर्घटना होने की संभावना है। रत्नावांधा चौक में आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वो एक गड्ढा इतना बड़ा है कि वहाँ एक आध ट्रक का चक्का घुस गया ना तो पलट जाएगा, लेकिन उसको आज तक भरने का वो नहीं। लेकिन वहीं पर यातायात प्रभारी और जो सिपाही लोग मिल के वहाँ चालानी कार्रवाई करते हैं। चेकिंग के नाम से चालानी कार्रवाई कैसे करना है, कैसे जेब भरना है, ये अभी के टीम को पूछो आप। रज्जाक भाई, मैं फिर वहीं पर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इस सामाजिक बुराई के बारे में चैनल को बार बार शिकायत मिलती है। आपने अखबार में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छापा था कि धमतरी के 14 थानों को चलाते 3 हवलदार, ये क्या मामला था, दर्शकों को बताइए। जहाँ तक अपन सट्टा की बात कर रहे हैं, मेरा एनालिसिस ये है कि धमतरी ज़िले में धमतरी, कुरूद, नगरी, मगर रोड, आमदी, बखारा, यहाँ प्रतिदिन करीब 10 से लेकर 20 लाख रुपए का सट्टा होता है। और प्रमुख खाईवाल धमतरी में करीब इनकी संख्या 18 है, और इनके साथ जुड़े लोगों की संख्या करीब 40 है। ये लगातार क्या करते हैं, यहाँ से ला करके पट्टियाँ इकट्ठी करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सट्टा कराने का काम शुरू हो गया, और ऑनलाइन सट्टा कराने के बाद इतनी इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि पुलिस चाह करके भी नहीं पकड़ सकती। लेकिन हाँ, वो 18 लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ के सभी थाना के लोग कि खाईवाल कौन है करके। अब उन 18 लोगों के पास ये तमाम पट्टियाँ आती है, जिसमें सबसे, जैसे सुधीर भाई ने कहा ना कि प्रमुख अगर आज कोई गढ़ है तो वो कुरूद में वो आदमी जिसके पास लाखों रुपया का सट्टा जाता है, वो बाकायदा एक वरिष्ठ भाजपा के नेता के संरक्षण में ये धंधे को संचालित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हमारे धमतरी जिले की कम से कम 5 करोड़ की लागत से बनाई हुई राइस मिल का वो मालिक है। ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। अच्छा, क्या होता है कि जैसे दिवाली के पहले हमने लगातार इस चीज़ों को एक्सपोज किया, तो उसके बाद इस पर बैन लग गया।
इसकी शिकायत मैंने डीजीपी से भी की, गृह मंत्री से भी की। डीजीपी का फ़ोन आया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ के एसपी ने कुरुद में जा कर के एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने क्राइम के बारे में समीक्षा किया। उसके बाद गृह मंत्री को भी धमतरी आना पड़ा और धमतरी आ करके जब रेस्ट हाउस में एक कमरे में जब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बात हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने सट्टा के और जुआ के बारे में जिक्र किया। अब आप ये देख लीजिए, या तो सत्ता के संरक्षण में चल रहा है सट्टा या पुलिस के साठगांठ से चल रहा है। किसी भी ज़िले में जैसे एक अपन देखते हैं कि पुलिस का जो मुखिया होता है वो एसपी होता है, लेकिन यहाँ पर सत्ता दो लोगों में बटी हुई है। सीधा सीधा मेरा आरोप है कि एसपी और एडिशनल एसपी दो गुट यहाँ पर हैं पुलिस के, और दोनों अधिकारियों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि धमतरी का खाईवाल कौन है, धमतरी का सटोरिया कौन है, धमतरी में जुआ के फड़ कहाँ पर सस्ते हैं, जुआ धमतरी में नशे का व्यापार कहाँ होता है, धमतरी में खुलेआम गांजा कहाँ बिकता है करके। फिर अभी आपने तो ये रसगवासित कर ही दिया कि मैंने सटोरियों की लिस्ट दी। आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल यदि इन अधिकारियों को लिस्ट देता है और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसमें फिर इनकार नहीं किया जा सकता इनकी साठगांठ से। दीप भाई, एक मुद्दा और है, इससे हटकर महिला सुरक्षा को लेकर 100 नंबर डायल कितना कारगर है धमतरी में, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए। क्या मानते हैं कितने देर में किसी अगर हमारी माँ बहनों को कोई दिक्कत आ जाए और वो 100 नंबर पे डायल करे और पुलिस उनके लिए मौजूद हो मदद के लिए, कितना मानते हैं पुलिस की कार्य प्रणाली को देखते हुए ऐसे दावे किए जाते हैं कि 100 नंबर में डायल करने के बाद 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। यहाँ धमतरी की स्थिति को देखते हुए आप क्या एक अंदाज लगाते हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद 5 से 7% लोगों को जो 100 नंबर के बारे में पता होगा, 95% लोगों को 100 नंबर के बारे में पता भी नहीं है। वह उस समय जिस समय अपराध घटित होता है या कुछ वारदात होती है तो उस समय आदमी का दिमाग काम भी नहीं करता, कहाँ करे, वो सीधा दौड़ के जाता है, थाने ही जाता है। वो 100 नंबर डायल करना भूल जाता है। वो उसको लगता है कि मैं थाने में जाऊँगा तो सुरक्षित रहूँगा या सुरक्षित रहूँगी और वहाँ मेरी सुनवाई होगी। वो 100 नंबर डायल करना दूसरे भूल ही जाता है। अब मैं तो आज तक नहीं सुना कि 100 नंबर डायल करने पे कोई कारगर कदम उठाया। मेरे को ऐसा लगता है कि धमतरी की पुलिस अभी तक लोगों को जागरूक कर रही है। मैं भी देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से जितनी भी महिला अधिकारी और महिला लोग हैं, बस में घुस के लोगों को, कोई घूर तो नहीं रहे तुमको, कोई दारू भी तंग तो नहीं कर रहे हैं। अभी तक महिलाओं को या अभी तक लोगों को जागरूक करने की स्थिति है क्या? अरे धमतरी में अपराध को संरक्षण देने के बजाय अपराध को कम करने की दिशा में लोगों को जागरूक करें। आप पब्लिक को जागरूक कर रहे हो, पब्लिक इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, नहीं वो एक जागरूकता तो खत्म हो गई ना। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक दिलचस्प पहलू जो आप अगर गहराई से समझेंगे तो हास्यास्पद है कि आज के इस हाईटेक युग में, कल जब वारदात हुआ, धमतरी में चोरी की वारदात हुई, तो स्नीपर डॉग की मदद ली जा रही है। स्नीपर डॉग की मदद कब ली जाती है? जब आपके पास कोई दूसरा जरिया ना हो। यहाँ सीसीटीवी के कैमरे के ज़माने में स्नीपर डॉग क्या कर लेगा? सिर्फ एक अंदाज लगा सकता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि शहर के जो पुलिसिया सीसीटीवी कैमरे हैं वो सारे बंद हैं। कल कोई वारदात हो जाए तो किसी प्रकार से पुलिस को क्लू भी नहीं मिल सकता। निश्चित खुद मेरी गाड़ी चोरी हुई, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। इनामी घोषणा करते हैं इसीलिए। तो ये पुलिस के काम करने का तरीका जो है वो कहीं 2-3 अब देख लो, कल पुलिस वो हुआ, आज इनाम घोषणा कर दिया। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? पंडित जी कि धमतरी में जो बाहर से लोग आते हैं, आज जैसे ठंड के दिनों में सब कंबल बेच रहे हैं जगह जगह वो लगा के, यहाँ जो कर्मचारी आते हैं इनका थाने में मुसाफिरी दर्ज नहीं होता है तो पूरा सही जानकारी नहीं होती। किराया में रहने वाले लोग सही जानकारी नहीं देते, मकान मालिक लोग। तो बहुत सारे ऐसी जो खामियां हैं जिसको लेके पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। किराया मतलब में रहने वाले लोगों का पूरा डिटेल लेना, ये जितने लोग आए हैं अभी चद्दर और ये सब कंबल बेचने वाले, उनकी जानकारी लेना। धमतरी में नए लोग फल्ली बेच रहे हैं, नए लोग खोमचे लगा रहे हैं, किसका क्या मुसाफिरी है नहीं है क्या है, इसके कारण हो सकता है इन लोग रेकी करते हों, रेकी करके जानकारी देते हों और अपने धंधे में मस्त होते हों। जैसे अपराध के बारे में अपन बात की है ना देवेंद्र भाई, अपन यहाँ पर धमतरी में, मेरे को लगता है कि ये जो क्राइम के मनोशास्त्र को जो है ना धमतरी पुलिस समझ ही नहीं पाती।
एक्चुअल में क्या होता है कि धमतरी को ना अफसरों का प्रयोगशाला बना दी गई है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो जब तक कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करता है ना, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता ट्रांसफर हो जाता है। है। और इस ट्रांसफ़र करने की वजह से क्या होता है कि वो अधिकारी चाह के भी कुछ काम नहीं कर सकता। ट्रेनिंग पॉइंट है। एक टर्निंग पॉइंट बन गए आप, है ना। और यहाँ पर ऐसे अधिकारियों को लाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा बिगड़े रहते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा सीधे हैं तो उसको थोड़ा सा बिगड़े बनाने की कोशिश की जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, इसमें आश्चर्य का विषय ये था क्या भाई, अपन 15 साल पुरानी घटना पे जाए तो काकेर कोंडागांव केसका से जो निकल के नक्सली आते थे, धमतरी को एज ए पैसेज मतलब केवल रास्ते के रूप में उपयोग किया जाता था उस समय, ताकि यहाँ से गरियाबंद से उड़ीसा आंध्र प्रदेश निकल जाए। लेकिन पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे नक्सली अपना गढ़ बनाते जा रहे हैं। नगरी उनके लिए सुरक्षित पनाहगार, जो आप बताए ना, सुरक्षित पनाहगार हो गया है। अच्छा, केंद्र सरकार की ओर से 3000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को मिलते हैं, और धमतरी भी नक्सलवाद प्रभावित जिला है, और पूरे छत्तीसगढ़ में 10 जिले जो हैं वो नक्सलवाद प्रभावित हैं। तो इस हिसाब से धमतरी को भी करीब 200 करोड़ रुपया मिलते होंगे या 100 करोड़ रुपया मिलता होगा। कभी ये पता नहीं लगा कि वो 100 करोड़ रुपया कहाँ, कैसे, किस मत पे खर्च होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है साहब ये जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय कहाँ है पैसा, कहाँ का? क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे सुधीर भाई आपने में... कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे अभी स्पंदन का कार्यक्रम चल रहा है, दीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, अपन थोड़ा सा विषांतर हो गए थे। जैसे अभी 2 बैंकों में कांड हुए, स्टेट बैंक से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाला गया, और एक PHE का फर्जी चेक वाला मामला आया। ये साइबर वाले मामले में साइबर की कमान पहले 3 हवलदार लोगों के हाथ में थी, वही लोग पूरा इसकी कमान संभालते थे। पिछले 2 महीना पहले उन्होंने SP साहब ने इसमें रद्दोबदल कर दिया है। लेकिन साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में कोई साहब यहाँ पर प्रयास सही तरीके से नहीं हो रहा। जैसे घटना हो गई, अब घटना के दूसरे दिन आप चले गए बस स्टैंड में और जा कर के आप बसों को रोकते हैं और यात्रियों को बोलते हैं भैया साइबर क्राइम में बचिए, ऐसे ठगी होती है। कोई आपको फर्जी अगर कॉल करता है तो आप अपना उसको आधार कार्ड नंबर मत बताइए, अपना अकाउंट नंबर मत बताइए। यही चीज़ें पहले क्यों नहीं होती? ये चीज़ अगर पहले हो तो साइबर क्राइम भी धमतरी में रुक सकता है। मैं इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह का समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो भी आला अधिकारी आ रहे हैं ना, वो पैसा दे करके आ रहे हैं। अब यार जो आदमी 50 लाख रुपए दे करके आएगा और बड़े प्रतिष्ठित जगह पर बैठेगा, तो सबसे पहले तो उसके सामने वो रहेगा कि मेरे 50 लाख रुपए निकालूं और फिर मैं 1 साल अगर मेरे को यहाँ रहना है तो कम से कम 2 करोड़ रुपया कमाऊं। अब उस 2 करोड़ रुपया में उसको 1 करोड़ रुपया कमाना है सत्ताधीशों के लिए या अपने आला अधिकारियों के लिए, तो आखिर वो सटोरियों से, जुआरियों से, नशे के कारोबारियों से कैसे गठबंधन नहीं करेगा? एक थाना है, वहाँ पर सटोरियों की तरफ से संयुक्त रूप से पैसा आया, वहाँ पर सभी लोगों को बांटा गया पैसा। बाद में क्या हुआ, एक हवलदार ने साहब मना कर दिया, बोले मेरे को इसका पैसा नहीं लेना है, बोले मैं सक्षम हूँ, बोले और मेरे को अपना शिकार करना आता है करके। तो ये बात की तो पुष्टि होती है कि नीचे से लेके ऊपर तक में पैसा बढ़ता है। पैसा तो खैर बढ़ता है, नो डाउट। प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, बड़ा गजब की बात है। हमने ऐसे भी कई हवलदार या ऐसे कई ऐसा ही देखे हैं जो पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी में काट दी है। शत्रुघ्न पांडे जी हैं। शत्रुघ्न पांडे जी, एक और वो बड़े मूछ वाले में नाम हो रहा है उनका, जायसवाल था। पूरा जिंदगी उन्होंने ईमानदारी में काटा। जो सैलरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, उसी धमतरी में सिपाही लोगों के पास बुलेट है 1.5-2 लाख का। अब उनका तनख्वाह है 12,000 रुपए। देखो भैया, मैं जो ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, बड़ा आश्चर्यजनक विषय ये है कि आप कभी चिंतन करेंगे इस बात पे कि आखिर पुलिस वाले इस ओर उनका कदम बढ़ता क्यों है या अवसादग्रस्त क्यों होते हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि आज भी उनको ब्रिटिश काल के समय से जो कानून लागू है, उनका जूता पॉलिश का 2 रुपया फिक्स है, साइकिल रिपेयरिंग का 4 रुपया फिक्स है, खाकी वर्दी का जो प्रेस कराने का वो 98 फिक्स है। वो आज भी वो चला आ रहा है परंपरा। और वैसे भी गवर्नमेंट इसको नॉन रेवेन्यू डिपार्टमेंट मानती है, जहाँ से हमारा कोई रेवेन्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस दिशा की ओर भी मेरे ख्याल से मैं जहाँ ये तो बहुत अंदर घुस के 150 साल बाद तो वो अस्तबल कहीं कॉलोनी बन पाया पुलिस का। जो अंग्रेजों के जमाने का अस्तबल था है, वो अब कहीं जाके आसियाना बना है। अरे कई बेरोजगार मित्र बेचारे बताते हैं कि हम अपने माता पिता को बोलते हैं कि भैया हम शिक्षक बनेंगे, तो बोले क्या करेंगे तू शिक्षक बन के पुलिस वाला बनना बोले। अब आप ये समझ लो पुलिस बनने में कितना चार्म है। समझ रहे हो? खौफ नहीं है, खाकी में कमाई ज्यादा है, खाकी का खौफ नहीं है। खाकी देखिए सुनो दीप, केवल खौफ से आएगा ना। हाँ, भय पैदा करने के बाद ही कमाई होती करके। देखो साहब, देवेंद्र मिश्रा जी कोरोना संकट के समय में इस पुलिस ने अपनी एक आदर्श छवि बनाया था पूरे,
और उस समय आप देखे होंगे कोरोना वायरस के रूप में इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, गवाह भी हूँ। है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था की है उन्होंने। यहाँ तक कि मैं कई अच्छे परिवार के लोगों को जानता हूँ जिसमें आपका पुत्र भी है, वो ले जा करके दोपहर में उनको चाय पिलाता था, नाश्ता कराता था। और एक पुलिस वालों के साथ अगर इतनी आत्मीयता आम लोगों की हो रही ना, तो पुलिस का भी फर्ज बनता है कि अपनी उस छवि को बनाए रखें। सामुदायिक पुलिसिंग की एक नमूना अच्छा उदाहरण था। ये था मीडिया का चौपाल, जिसमें पत्रकारों ने बेबाक नजरिया रखा, ना कोई सियासत, ना कोई अदावत, ना कोई सियासत। इस बात को भी इन्होंने कबूला है कि कोरोना काल के दौरान पहली बार पुलिस की ऐसी छवि बनी सेवा और समर्पण की जो आज़ादी के बाद बीते 70 सालों में नहीं थी। लेकिन आज ये वर्दी कहीं न कहीं दागदार है और इस दाग से छुटकारा पाना उन्हें जरूरी है। अब ये पुलिस के आला अफसरों के ऊपर है कि किस वॉशिंग पाउडर से और किस तरीके से अपने इस दाग को छुड़ाते हैं। हम फिर मिलते हैं मीडिया के चौपाल में किसी अगले मुद्दे को लेकर। हम धन्यवाद देते हैं डिलक्स टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी का, नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी का और पत्रिका के ब्यूरो चीफ रज्जाक रिजवी जी का, जिन्होंने बेबाकी से और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को रखा, एक निष्पक्ष विश्लेषण किया। हमारा ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए डीएनए के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।